friends, welcome to the Biomentors classes online. I am Dr. Nitin Singh. The topic for today is cell cycle and cell division. It is the chapter number 10 of 11th NCERT. और याद रखिए, this is the one of the most important topic for NEET examinations. Every year, 3 to 5 questions come from the cell division portion, cell cycle portion. और आप मानकर चलिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेडिकल एंट्रेंस के पेपर में सेल डिवीजन से क्वेश्चन ना आया हो. एवरी ईयर, हर साल क्वेश्चन का संख्या जो है वो 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन जो है वो सेल डिवीजन में पूछे गए. और याद रखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है, तो ये चैप्टर को आज हम जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे नीट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सेल साइकिल. सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल वर्ड का मतलब क्या होता है. देखो बेटा, क्या होता है कि हर जैसे हम लोगों का हमारा अपना एक जीवन होता है, हमारा जन्म होता है, हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, हम स्टेगनेंट ग्रोथ में रहते हैं और फिर बाद में डेथ आती है. ठीक है, तो समझ लीजिए आप कि जो हमारी जिंदगी में घटता है वही सेल की लाइफ में भी होता है. और सेल है इसलिए हम हैं, बिकॉज सेल एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट. तो सेल जो होती है उसका भी अपना एक जीवन चक्र होता है. कोशिकाएं जो होती हैं उनका भी अपना एक जीवन चक्र होता है. तो हम कहते हैं इट इज दी लाइफ साइकिल ऑफ द सेल. सेल साइकिल जो है वो कोशिका के जीवन चक्र को दर्शाता है. अब आप बोलोगे कि सर कोशिका के जीवन चक्र से आपका मतलब क्या है, सेल की लाइफ साइकिल से मतलब क्या है. तो मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक सेल थी, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक सेल थी, वो सेल डिवाइड हुई, उस सेल के डिवाइड होने पर 2 कोशिकाएं बनी. ठीक है ना, 2 सेल्स बनी. तो हमने यहां से शुरू, हम कहते हैं ये एक न्यू सेल है, न्यूली बनी सेल है, एक नई बनी कोशिकाएं. ठीक है ना, तो मैंने कहा कि एक सेल थी, वो सेल डिवाइड हुई, उससे 2 नई कोशिकाएं बन गई. फिर नई कोशिका जो है ये चूंकि डॉटर सेल है, छोटी सेल है, डिवाइड होने के बाद बनी है. सबसे पहले ये अपना आकार बढ़ाई, इसने अपने आप को अपना आकार बढ़ाया, ग्रोथ किया इसने. और सबसे पहले इसने अपने आप को जो है अपने आकार को बढ़ाया, इसने ग्रोथ किया. ग्रोथ करने के बाद जो है ये सेल जो है वो 2 हिस्सों में फिर से डिवाइड कर गई. ठीक है ना, सेम विद दिस सेल, ये सेल ने भी क्या, इसने अपना आकार बढ़ाया और फिर ये डिवाइड कर गई. ठीक है, ये मैंने कहा ये है डिवीजन. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक नई कोशिका से शुरुआत मानते हैं. हमने कहा कि एक सेल थी, वो सेल बनने के बाद उस सेल ने अपना आकार बढ़ाया, आकार बढ़ाने के बाद सेल डिवाइड कर गई. तो हम मानते हैं ये इस सेल का जीवन चक्र है. ठीक है, डिवीजन होने तक, डिवीजन होने के बाद फिर नई सेल बन गई, इसका जीवन चक्र शुरू हो गया. तो इसका मतलब यह होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, घटनाओं का वह क्रम जो एक कोशिका के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक होता है, उसे सेल साइकिल कहते हैं. फिर से रिवाइज करता हूं, घटनाओं का वह क्रम जो एक कोशिका के बनने से, एक सेल के बनने से उसके डिवाइड होने तक होता है, उसे सेल साइकिल कहते हैं. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which occurs between the formation of a cell and its division into the daughter cell is called cell cycle. ठीक है, तो घटनाओं का वह क्रम जो एक सेल के बनने से लेकर इसके विभाजित होने तक होता है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं. ये सेल का अपना जीवन चक्र है और सेल के इस जीवन चक्र को हम जो है वो सेल साइकिल कहते हैं. ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि एक कोशिका जब बनी, एक सेल बनी, बनने के बाद सेल ने अपना आकार बढ़ाया और उसके बाद वो सेल डिवाइड कर गई. तो एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का जो समय काल है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं. क्लियर? ठीक है, अब इस छोटे से डायग्राम में से हम कई सारे क्वेश्चंस निकालते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है. ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सेल साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं. एक होता है ग्रोथ. सेल साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डिवीजन. ठीक है, मतलब सेल साइकिल की जीव में 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डिवीजन. के इसका मतलब यह है कि कोई भी कोशिका, कोई भी सेल जो बनती है, जो न्यूली फॉर्म सेल है, सबसे पहले वो ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद वो इतना अपने अंदर मटेरियल इकट्ठा कर लेगी, इतना प्रोटीन, इतना डीएनए बना लेगी जिससे कि वो डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल अपने जैसी डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है ना,
या डिवीजन के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर लेगी। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले होता है ग्रोथ और होता है डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं बोलता हूं, यदि मैं सेल साइकिल को, अब ये मैं डायग्राम हटा देता हूं, तो अब हम समझ गए कि सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का जो समय काल है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका मतलब ये है, यदि मैं सेल साइकिल को एक पाई चार्ट में लेता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये सेल साइकिल को शो करने वाला समय चक्र है, तो मैं कहता हूं कि इसमें, इस समय चक्र में मैंने कहा कि ये टाइम है, ये वाला टाइम है डिवीजन, ये मैंने कहा ये समय चक्र का ये हिस्सा है जो है वो विभाजन के लिए, और ये पूरा समय ग्रोथ का है। मतलब इस पूरे समय में हो रही है ग्रोथ और एक पर्टिकुलर छोटे टाइम में होती है डिवीजन। इसका मतलब यह है कि सेल साइकिल के दौरान, कोशिका चक्र के दौरान सबसे बड़ा समय जो है वो ग्रोथ में लगता है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड इन द ग्रोथ, ठीक है। डिवीजन जो है वो बहुत कम समय में आता है। मतलब ऐसा कहा जाता है 90 से लेकर 95% टाइम जो है वो लगता है ग्रोथ में, और जो है वो किसी सेल्स में 1%, किसी में मैक्सिमम 10% तक टाइम लगता है डिवीजन में, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोथ फेज जो है वो सबसे, इसका मतलब यह हुआ कि एक सेल साइकिल में सबसे अधिक लंबी अवधि तक क्या होता है, विभाजन होता है कि वृद्धि होती है। तो आंसर है ग्रोथ। अब बात करते हैं हम ग्रोथ फेज की। तो याद रखिए, ग्रोथ फेज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। ग्रोथ फेज जो है वो वास्तव में 3 हिस्सों में बटी होती है, उसमें 3 स्टेज इन्वॉल्व होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि देखिए हमको इस टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिला था। तो हमने कहा ग्रोथ फेज में 3 अवस्थाएं इन्वॉल्व है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं हम, मैंने फिर से कहा आपसे कि एक हमारे पास नई बनी कोशिका थी, ठीक है। इस नई बनी कोशिका ने अपने आकार को बढ़ाया, ठीक है, और इसके बाद ये सेल डिवाइड कर गई। तो एक कोशिका से बनने से लेकर उसके विभाजन होने तक के समय काल को हम जो है वो सेल साइकिल कहते हैं। और मैंने कहा इस सेल साइकिल में ये सबसे बड़ा, इस अवधि में हुआ है वृद्धि, इस अवधि में हुआ है वृद्धि, ग्रोथ हुआ है, और इस अवधि में हुआ है डिवीजन, यहां पर हुआ है डिवीजन, ठीक है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये शो करता है, एक सेल साइकिल को शो करता है, ठीक है। चलिए, मान लिया हमने। फिर अब जो जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में 3 फेज इन्वॉल्व है, G1 फेज प्लस S फेज प्लस G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज जो है वो तीनों मिलकर होती है ग्रोथ फेज, और इस ग्रोथ फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं इंटरफेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरफेज कोई सुप्त अवस्था नहीं है, इंटरफेज इज नॉट ए डोरमेंट फेज, इंटरफेज इज एक्चुअली ए ग्रोथ फेज, इंटरफेज एक ग्रोथ फेज है। और इंटरफेज में 3 फेजेस इन्वॉल्व है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। डिवीजन यहां होता है, इसको हम बोलते हैं एम फेज, इसको हम बोलते हैं एम फेज। इसका मतलब यह हुआ, वेरी वेरी IMP, इसका मतलब यह हुआ, ये चार्ट बेटा याद रखना, इसका मतलब यह हुआ सेल साइकिल में G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें से पहली 3 अवस्थाएं G1 फेज, S फेज, G2 फेज मिलकर कहलाती है इंटरफेज, और जो है डिवीजन वाली अवस्था को बोलते हैं M फेज। अब आप बोलोगे कि सर ये इसको इंटरफेस क्यों बोलते हैं? इंटर का मतलब होता है दो के बीच में। बॉटनी में मैंने आपको कुछ वर्ड बतलाए थे कि एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, इंट्रा मतलब होता है अंदर, और इंटर वर्ड का मतलब होता है दो के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि दो डिवीजन के बीच में, यानी देखो ये सेल डिवाइड हो गया, ये सेल कहां से आई, ये सेल भी किसी सेल ने डिवाइड किया होगा, उसके डिवाइड होने पर ये सेल बनी थी, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि दो विभाजन के बीच में एक सेल डिवाइड होकर एक कोशिका बनी है, वो कोशिका अपना आकार बढ़ाएगी, फिर डिवाइड होगी, फिर नई बनी कोशिका अपना आकार बढ़ाएगी, फिर डिवाइड होगी। तो जो आकार बढ़ाना है, वो जो अपने ग्रोथ करना है, वो दो डिवीजन के बीच की फेज हो गई है। तो इसका मतलब यह है इंटरफेज इज द इंटरमीडिएट फेज, इंटरफेज इज द इंटरवल बिटवीन टू एम फेजेस। मतलब इंटरफेज दो एम फेज के बीच का एक इंटरवल है जिसमें सेल ग्रो करती है, ग्रोथ करती है और फिर डिवाइड होने की पूरी तैयारी करती है। क्लियर? ठीक है। तो इंटरवर्ड कहां से आया है? दो एम फेज के बीच से, कि एक एम फेज हुआ मतलब डिवीजन हुआ, नई कोशिका बनी, ग्रोथ किया, फिर डिवाइड किया। तो जो ग्रोथ किया मतलब वो इंटरफेज है। तो दो एम फेज के बीच में क्या होती है बेटा? इंटरफेज होती है। क्लियर? ठीक है। ये छोटी छोटी बातें नीट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है।
और तो हमने कहा कि चलिए ये समझ गए कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज सेल साइकिल में है, और G1 फेज, S फेज, G2 फेज को मिलाकर इंटरफेज कहा हमने, डिवीजन वाली फेज को हमने कहा कि इसके लिए हमने वर्ड यूज किया, इसके लिए हमने M फेज वर्ड का इस्तेमाल किया। चलिए अब ये हम समझ गए बात को कि चलिए हमने कहा कि ये जो है ये सेल का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सेल साइकिल है, एक फ्लो चार्ट देखा, ठीक है। अब हम एक एक फेज को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि चलिए हम एक बात और समझते हैं इसमें कि यदि हम जो है वो इन अवस्थाओं को हम देखें ऐसे कि इन अवस्थाओं में जो G1 फेज और G2 फेज एक हम इसका जो है वो एक पाई चार्ट तैयार करते हैं, ये आप भी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मैंने कहा कि टाइम की अकॉर्डिंग बात करें तो हमें इतना मालूम है कि सबसे छोटी अवस्था जो है वो है M फेज। M फेज इज द स्मॉलेस्ट फेज, ठीक है। फिर आती है G1 फेज, ठीक है। फिर होती है S फेज, G1 फेज, S फेज और ये G2 फेज, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ दी सेल्स में G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, पर कुछ एनिमल सेल्स में एस फेज सबसे लंबी फेज होती है। तो ये G1 फेज का जो वास्तव में जो टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का सेल साइकिल का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो 1 घंटे में डिवाइड कर जाती है, जो एक घंटे के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकती है। कुछ सेल ऐसी होती है, ह्यूमन सेल्स की बात करें तो 24 आवर लगता है उनको डिवाइड करने में, कि जो है सेल बनने से लेकर अगले डिवीजन तक 24 आवर्स का समय लगता है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स की बात करें हम तो मैंने आपसे कहा कि G1 phase is the phase that is variable among the different organisms or different type of cells। तो G1 phase का जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है कि सेल साइकिल का की अवधि कितनी रहेगी, ठीक है। तो G1 phase, S phase, G2 phase, M phase ये अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें से सबसे छोटी अवस्था होती है इनवेरिएबली M phase। और अब हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। G1 फेज जो होती है ये वो अवस्था होती है जहां पर सेल ये डिसाइड करती है, जहां पर कोशिका इस बात का निर्णय लेती है कि मुझे आगे डिवीजन में जाना है या नहीं जाना है, मुझे आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है, ठीक है। कई कोशिकाएं जैसे हमारे बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, हमारे हार्ट की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं लिविंग सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाली सेल्स हैं, इनमें जीवन चल रहा है इन सेल्स में, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रही है, ये रुकी हुई है। जब ये सेल डैमेज होती है तभी अपनी रिपेयरिंग के लिए डिवाइड करती है, ठीक है। स्पेशली कार्डियक सेल्स की बात करता हूं मैं। फिर मैंने आपसे कहा कि G1 फेज का मतलब यह है कि G1 फेज जो है ये वो अवधि है, यह वह समय काल है जहां पर कोशिका या सेल इस बात का निर्णय लेती है कि मुझे आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है। यदि सेल ने सोच लिया है कि उसे आगे डिवाइड, यदि उसे सोच लिया है कि नॉट टू डिवाइड, यानी आगे डिवाइड नहीं करना है, लिविंग बना रहना है, आगे डिवाइड नहीं करना है, तो वो सेल जो है वो कहलाती है सेल साइकिल से निकल के वो कहती है कोशिका G0 फेज में। तो G0 फेज इज ए क्वोशिएंट फेज। G0 फेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें सेल अपनी उतनी ही ग्रोथ करेगी, उतने ही मेटाबॉलिक कंपोनेंट रखेगी जितने उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, और जो डिवीजन को ट्रिगर नहीं करते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ पर्टिकुलर प्रकार के प्रोटीन होते होंगे जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। सेल डिवीजन पूर्णतः एंजाइम कंट्रोल, सेल डिवीजन पूर्णतः जो है वो केमिकल कंट्रोल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और हमेशा कहते हैं देयर आर सम काइंड ऑफ प्रोटीन, जैसे कई सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल के नाम होते हैं साइक्लिन एंड सीडीके काइनेज। साइक्लिन और सीडीके काइनेज जो होते हैं ये सेल साइकिल का आणविक कंट्रोल करते हैं, ये मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल करते हैं। मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लिन्स और सीडीके काइनेज के। सीडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो सीडीके काइनेज और साइक्लिन्स सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, और यही जो है वो इनका लेवल ही इस बात को तय करता है कि सेल आगे डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो कोशिकाएं हो सकता है कोशिकाएं G1 फेज से वो S फेज में इंटर करने की बजाय वो वास्तव में G1 फेज से बाहर निकल के G0 फेज में पहुंच जाए, ठीक है। और जब कोशिका G0 फेज में पहुंचेगी तो वो लिविंग रहेगी लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था
कि एनाटॉमी पढ़ा था हमने कहा था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, तो मतलब वो G0 फेज में होती है। लेकिन जब कभी जो है उनको जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने की जरूरत पड़ती है, तो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को वो रीगेन करती हैं और तब वो G0 फेज से G1 फेज में आकर अपने कंपोनेंट को बढ़ाकर S फेज से एंटर करके सेल साइकिल में पहुंच जाती हैं और वो डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट आती है और सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसे बनता है। ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी लिविंग कोशिका जो है उसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन वापस से रीगेन हो सकती है, बशर्ते वो अपने आप को G0 फेज से निकाल के वापस से G1 फेज में ले आए और जो है S फेज में एंटर करके डीएनए को डबल कर दे। एक बार एक सेल में यदि S फेज में जनरली क्या होता है बेटा, एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है और एक बार जहां सेल में जो है वो डीएनए ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया तो फिर सेल को डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है, सेल को फिर डिवाइड होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वंस दिस सेल एंटर फ्रॉम G1 फेज टू द S फेज, इट मस्ट डिवाइड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम देखते हैं यहां पर कि G1 फेज से, इसका मतलब देयर इज अ कंट्रोल, यहां पर कंट्रोल मॉलिक्यूल, यहां पर जो है सीडी के काइनेज और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है साइक्लिन्स एंड सीडी के काइनेज, साइक्लिन और सीडी के काइनेज यहां पर कंट्रोल रखते हैं। तो कंट्रोल का पॉइंट नंबर 1, ये सब एम्स के क्वेश्चन के, एम्स और नीट के पुराने क्वेश्चन के, तो हमने ध्यान रखिएगा। तो जो G1 फेज से जब सेल एस फेज में एंटर करती है, देयर इज अ कंट्रोल पॉइंट, चेक पॉइंट, वहां पर इस बात को चेक किया जाता है क्या साइक्लिन का लेवल बराबर है, क्या सीडी के काइनेज प्रेजेंट है, क्या कुछ विशेष प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं यू प्रोटीन, कुछ विशेष प्रोटीन जिनको बोलते हैं यू प्रोटीन वो सेल के अंदर बन चुके हैं, इनको हम ट्रिगर प्रोटीन भी कहते हैं और ये एक बार ट्रिगर कर देते हैं तो फिर सेल साइकिल में आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि सेल डिवाइड करती ही क्यों है, एक बार सेल बन गई तो सेल डिवाइड करती क्यों? देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि मैंने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जब मैंने साइटोलॉजी का एक ब्रीफ रिवीजन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि कोशिकाएं, स्मॉलर द सेल मोर एक्टिव सेल, जो सेल जितनी छोटी होगी वो उतनी अधिक एक्टिव होगी। जब कोशिका का आकार बढ़ता है तो उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटने लगता है, जब कोशिकाओं का आकार बढ़ता है उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटने लगता है और जब सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटता है तो कोशिकाओं का वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, सरफेस कंपैरेटिवली कम हो चुका होता है, तो जो बाहर से न्यूट्रिएंट अंदर आते हैं वो उतनी अधिक मात्रा में आ नहीं पाते हैं। इसलिए लार्जर सेल जनरली स्लगिश सेल्स होती हैं और स्मॉलर सेल जनरली एक्टिव सेल होती हैं। तो कोशिका जब ग्रोथ करेगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वो डिस्टर्ब होगा, जब वो डिस्टर्ब होगा मतलब सरफेस वॉल्यूम रेशियो पर असर पड़ेगा, तो इसका मतलब सेल को फिर डिवाइड करना पड़ेगा वापस से अपना पुराना आकार लेने के लिए। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और यही ऊपर वाले ने बनाया है जीवन को लगातार चलाते रहने के लिए। और नई सेल जो बनती है वो वास्तव में विगर से भरी हुई और जो है वो एनर्जेटिक सेल्स होती है जो जीवन के को जो है वो लंबे समय तक बनाए रखती है। हम जब छोटे होते हैं तो तेजी से बढ़ते हैं। आप कभी गौर करना, जो 1 साल का बच्चा है जब वो 2 साल 3 साल 4 साल का होगा तो आपको उसकी ग्रोथ समझ में आएगी बकायदा, लेकिन एक 40 साल का व्यक्ति होगा जब वो 45 का होगा, 40 से 45 का होगा तो 5 साल तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या फर्क आया है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो छोटे बच्चे में तेज ग्रोथ होती दिखती है हमको और जो एक मिडिल एज व्यक्ति में ग्रोथ हमको ना के बराबर दिखती है, समझ में नहीं आता है ग्रोथ हो रहा है नहीं रहा, पर ओल्ड एज व्यक्ति में हमको डिके जल्दी दिखता है। तो क्या होता है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग में बात करूं तो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कोशिकाओं के बनने की दर, हमारे कोशिकाओं के डिवाइड होने की दर कोशिकाओं के मरने की दर से अधिक होती है और हमारी बॉडी में हर रोज जो है कोशिकाएं मर रही होती हैं, हर रोज कोशिकाएं बन रही होती है और वास्तव में कुछ सालों के अंदर हमारी पूरी बॉडी की हर सेल चेंज हो चुकी होती है एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, एक्सेप्ट कार्डियक सेल्स। तो और इसीलिए हम एक नए आदमी के रूप में होते हैं। यदि हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो सेल आज के 2 साल पहले थी वो सारी सेल्स रिप्लेस हो चुकी हैं, अब उनकी जगह पर दूसरी कोशिकाएं आ चुकी हैं, डिवाइड होने के बाद बनी कोशिकाएं। तो वास्तव में जीवन का मतलब यह है कि हायर ग्रोथ है, मतलब नई सेल्स ज्यादा बन रही हैं, पुरानी सेल्स जो है सेल्स के मरने की दर कम है, बनने की दर अधिक है, रिजल्ट इज ग्रोथ। जब हम एडल्ट हो चुके होते हैं तो जितनी कोशिकाएं रोज मरती हैं उतनी कोशिकाएं रोज बनती हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को स्टैग्नेंट बनाए रखती है। जब हम ओल्ड एज के होते हैं तो कोशिकाओं के मरने की दर बढ़ जाती है लेकिन नई कोशिकाएं कंपैरेटिवली कम बनती है, नई सेल्स कम बनती है। जब नई सेल्स कम बनती है तो हम सिंपल सी बात यह है कि हम जब नई सेल्स कम बनती हैं तो उसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि वास्तव में अब क्या होगा, अब जो है वो ग्रोथ कम होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी, तो उसके परिणाम स्वरूप ऑर्गन काम करना बंद कर और व्यक्ति की डेथ आती है, ठीक है।
तो ये हमने बात किया है वास्तव में जो है एक सेल साइकिल के बारे में। मैंने बताया आपको कि क्या इंपॉर्टेंट सेल डिवाइड क्यों कर दिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने कहा कि जीवन फेज से सेल एस फेज में आती है, तो एस फेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज। एस फेज बड़ी महत्वपूर्ण फेज है जहां पर डीएनए अपने आप को डबल करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो एस फेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा हम? रेप्लिकेशन ऑफ जो है वो डीएनए, वो एस फेज में होता है। अब एग्जामिनर इतना तेज होता है एग्जामिनर आपसे कि वो जब आपको उसको नीट का पेपर लेगा, आपको एम्स का पेपर लेगा, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डीएनए किस अवस्था में अपने को डबल करता है। ऐसा पूछा गया कईयों बार, लेकिन तेज एग्जामिनर होगा वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा। वो बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल की किस अवस्था में द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इज मोर एक्टिव। सेल साइकिल की किस अवस्था में एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज अधिक सक्रिय होगा। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के मोर एक्टिव होने का मतलब क्या है? एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के मोर एक्टिव होने का मतलब है कि डीएनए का बनना मतलब किस फेज में है? वो एस फेज में होगा। क्लियर? अब आते हैं हम कि चलिए जीवन फेज में क्या हुआ कि सेल ने अपने अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में सेल्स जो है वो अपने साइटोप्लाज्म की मात्रा को बढ़ाती है, अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का हायर रेट इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस का हायर रेट, एमआरएनए सिंथेसिस का हायर रेट, वो सब हमको जीवन फेज में देखने मिलता है। तो जीवन फेज में एमआरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं और बड़ी मात्रा में राइबोसोम प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सेल को आगे जो है वो अपने डीएनए को डबल करना है। और डीएनए को डबल करना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इज ए वेरी एंजाइम डिपेंडेंट एंड मल्टी एंजाइम प्रोसेस। तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज लगना है, वहां पर जो है वो आपको लाइगेज की डीएनए लाइगेज काम करना है, डीएनए गायरेज एंजाइम काम करना, तो डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए प्राइमर, वे सारे मॉलिक्यूल जो डीएनए के डुप्लीकेशन में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में लगते हैं, वो सब के सब जीवन फेज में बनते हैं। तो जीवन फेज में क्या बन रहा है? डीएनए पॉलीमरेज बन रहा है, डीएनए टोपोआइसोमरेज बन रहा है, डीएनए लाइगेज बन रहा है, इसके अलावा आरएनए प्राइमर बन रहे हैं। जो भी चाहिए हमको डीएनए डिवीजन के लिए, डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए, वो सब जीवन फेज में बनता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने प्लास्टिड जो है वो अपने आप को डबल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि वो भी डबल होना चाहते हैं आगे चल के, क्योंकि देखिए ये सेमी ऑटोनोमस है, ये इनके अंदर भी डीएनए है, ये भी अब साथ साइमल्टेनियसली अपने आप को डबल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे सेल कंपोनेंट्स जो है वो एक्टिव होकर जो है अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो एक प्रकार से हमने कहा कि जीवन फेज इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग फेज, जिसके अंदर जो है वो कोशिका पूरा डिसाइड कर चुकी होती है प्रोटीन स्टोरेज के बारे में, एनर्जी के बारे में, एवरीथिंग इट डिसाइडेड इन जीवन फेज। और जीवन फेज ही वो फेज होती है जो ये डिसाइड करती है कि सेल को आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है। और ये डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, तो क्वेश्चन ये एग्जाम का कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन इज टेकन। तो हम कहते हैं कि सेल डिवीजन की जीवन फेज में जो है वो डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन जो है वो जीवन फेज में लिया जाता है। तो जीवन फेज ऑफ इंटरफेज इज द फेज जहां पर कोशिका के विभाजन होने का निर्णय लिया जाता है। यदि कोशिका विभाजित नहीं होती है तो वो G0 फेज में पहुंच जाती है, और यदि कोशिका विभाजन होने का निर्णय करती है, कोशिका डिसाइड करती है कि मुझे डिवाइड करना है, तो वहां पर साइक्लिन और सीडीके काइनेज जैसे मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर इंडक्शन करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं एस फेज में जाने को। क्लियर? अब जब हम एस फेज में आते हैं तो एस फेज में क्या होता है बेटा? एस फेज में चूंकि यहां पर अब हमारे पास में प्रोटीन बनाने का है और बाकी सब चीजों कॉलम नहीं है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एस फेज में डीएनए। तो डीएनए का डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करना है। यहां पर डीएनए अपने आप को डबल करता है और इस प्रोसेस को जो है हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो एस फेज के अंदर डीएनए अपने आप को डबल करेगा। और याद रखिएगा, वेरी आईएमपी, एक ऑर्गेनिज्म में, एक जीव में, ध्यान रखिएगा, एक जीव में क्रोमोसोम होता है, 2 सेट में होता है ना बेटा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी एक जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। ठीक है, हम सब में जो क्रोमोसोम है वो किस है? वो जोड़े में है। हमारी वो सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्लियर? ठीक है, याद रखना। हमने कहा 2n का मतलब क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड। ठीक है ना? n का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। n का मतलब क्या हुआ? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए,
कि डीएनए की वह मात्रा, द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए की वह मात्रा जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, सी वैल्यू का मतलब क्या? एनसीईआरटी में उन्होंने सी वैल्यू वर्ड यूज कर दिया, लेकिन आगे और पीछे कुछ बतलाया नहीं आपको, तो कैसे समझ में आएगा? तो मैंने आपसे कहा कि सी वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक जीनोम या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जीनोम की बात कर रहे हैं, तो एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना डीएनए होता है उसको सी वैल्यू ऑफ डीएनए बोलते हैं। इसका मतलब नॉर्मली सेल क्या होती है? 2n, तो नॉर्मली सेल में कितना डीएनए होगा? 2c डीएनए होगा ना? जब मैंने आपसे कहा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना डीएनए उसे सी वैल्यू कहा। एक सामान्य सेल में 2n कंडीशन होती है, डिप्लॉइड होती है, तो कितना डीएनए हो गया बेटा? वेरी गुड, 2c डीएनए हो गया, तो 2c डीएनए हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है एस फेज में, अब जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो मैं यहां उठा रहा हूं, एस फेज में 2c डीएनए अपने आप को 4c कर लेता है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी डीएनए बनता है वो कैसे बनता है बेटा? जैसे मैंने कहा, ये पेन दिख रहा है आपको, तो मैंने कहा कि ये जो है ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, एक डीएनए मॉलिक्यूल था। जब इसको का एस फेज में जब रेप्लिकेशन होगा तो एक मॉलिक्यूल और बनेगा जो इसके ठीक पीछे छिप जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो थ्रेड, जो साइड से देखने में आपको दो दिखाई पड़ रहे हैं पर ऐसे छिपा होगा, सामने से आपको एक ही दिखाई पड़ा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो आपको थ्रेड वो एक ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के पीछे छिपा होगा। ठीक है, तो हम कहते हो कि वो रेप्लिकेट कर चुका होगा और पीछे की तरफ कॉपी बन चुकी होगी इसकी। तो वास्तव में एस फेज में डीएनए जो है वो 2c से 4c आता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में डीएनए अपनी मात्रा को डबल करता है, और वंस द सेल डबल इट्स डीएनए कंपोनेंट, तो उसको सेल को फिर डिवाइड करना ही होता है। क्लियर? तो अब हमारे पास पॉइंट आया कि भाई एस फेज में क्वेश्चन क्या पूछे जाता है कि डीएनए पॉलीमर सबसे अधिक एक्टिव कब है? एस फेज में। डीएनए का डुप्लीकेशन सेल में कब होता है? एस फेज में। डीएनए की सिंथेसिस कब होती है सेल के अंदर? एस फेज में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है? एस फेज में। ठीक है, ठीक है। फिर हम आते हैं एस फेज के बाद आते हैं G2 फेज में। अब इंपॉर्टेंट बात ये, चूंकि एस फेज जो है वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज थी, एस फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट किया है, वहां कई सारे एंजाइम कंज्यूम किए गए हैं। अब क्या होता है G2 फेज का मतलब ये है कि ये फाइनल चेक है, ये फाइनल चेक है कि भाई अब देखो हम आगे डिवीजन में जाने वाले हैं। हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि सेल से कहती है कि देखो जीवन फेज में मैंने सब कुछ बनाया था, एस फेज में कुछ इसका इस्तेमाल हुआ और डीएनए को हमने डबल किया है। अब हम एक बार फाइनल चेक करते हैं, क्या हमारे सेल में एटीपी पर्याप्त स्टोर है? यदि एटीपी पर्याप्त स्टोर है तो चलिए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं एटीपी कम ना पड़े, क्योंकि सेल आगे जब सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक फेज होगा, तो वहां माइटोटिक फेज में जो है बड़ी मात्रा में जो है हमको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, क्रोमोसोम के मूवमेंट होने वाले हैं, वहां पे क्रोमोसोम को डिवाइड भी करना है, हमें पोल की तरफ लेकर जाना है। तो एम फेज इज वन ऑफ द एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। तो G2 फेज में एनर्जी का स्टोरेज जो है वो इंश्योर किया जाता है। तो एटीपी का सिंथेसिस जो है जब भी अध्ययन किया गया तो देखा गया कि एटीपी निर्माण की दर जो है G2 फेज में अधिक होती है। प्रोटीन, जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन हो, चाहे वो प्रोटीन जो है वो एस्ट्रल रेस को बनाने के लिए हो, वे सारे प्रोटीन G2 फेज में बनते हैं, बनाए जाते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल जो है अपने आप को डबल कर रहे थे, बच गए हैं, छूट गए पीछे, वे सब G2 फेज में अपने आप को डबल करते हैं। तो G2 फेज एक प्रकार से फाइनल चेक पॉइंट है, और इसके बाद जो है अगला यहां पर ट्रिगर होता है। तो एक ट्रिगर तो G2 और G1 और S के बीच में हुआ, और अगला ट्रिगर जो है G2 और M फेज के बीच में होता है। कि G2 फेज में फाइनली सेल को चेक करने के बाद M फेज में भेज देते हैं, और M फेज में जाकर सेल जो है वो डिवाइड करती है। तो अब M फेज में क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो पहले हम एक बात फिर से हम समझते हैं कि अब आपके एनसीईआरटी में जो है वो कुछ पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया, तो मैं प्योरली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि एनसीईआरटी में क्या चीज ऐसी है जो हमें समझना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात लिखते हैं सेल साइकिल में कि सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें डिवीजन ऑफ सेल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है। तो और सारे पॉइंट हमने ये समझे हुए के, और इसमें लिखा है एक वर्ड उन्होंने, These events are themselves under genetic control। ये सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, और इन जेनेटिक कंट्रोल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं साइक्लिन्स एंड सीडीके काइनेज। प्लीज याद रखिएगा इसको आप, ठीक है। साइक्लिन एंड सीडीके काइनेज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। अब
हम देखते हैं इसमें कि सेल साइकिल के मैं उन्होंने बताया इंटरफेस, तो इसमें लिखा है एक पॉइंट कि इन ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। तो उसमें एवरी 24 आवर में सेल जो है वो सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर के, और ईस्ट जो है वो 90 मिनट में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। और यार तो ईस्ट जो है वो 91 मिनट में 90 मिनट में जो है वो डिवाइड करता है। फिर इंटरफेस, ठीक है, एम फेज। तो चलिए, तो हम एक बात समझ गए। तो इंटरफेज में मैं एक बार ब्रीफ रिवीजन करता हूं, अच्छे से सुन लीजिए ध्यान से। जीवन फेज इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, जीवन फेज के अंदर होगी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और वो सब के सब एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो है अपने कंपोनेंट को बढ़ाएंगे, लेकिन वो डिवाइड जीवन फेज में नहीं करते, वो G2 फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी जो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं जीवन फेज में, लेकिन वो डिवाइड G2 फेज में आके करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना डीएनए डबल करना होता है, ठीक है, अपने डीएनए को उनको भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक। तो सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए, सभी तरह के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, सभी आरएनए जो है वो जीवन फेज में जो है वो तेजी से बनते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम यहां पर होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जीवन फेज में हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमको देखने मिलती है, और डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन जो है वो जीवन फेज में होता है, ठीक है। चलिए अब एस फेज की बात करते हैं। एस फेज को हम देखिए, जीवन फेज को गैप 1 फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैप 1 फेज कहते हैं या जनरेशन 1 फेज बोलते हैं। तो जीवन का फुल फॉर्म है गैप 1 फेज या जनरेशन 1 फेज, ठीक है। एस फेज में आते हैं। एस फेज का फुल फॉर्म है सिंथेटिक फेज। इसमें जो है डीएनए अपने सेल अपने डीएनए कंटेंट को डबल करता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और मोस्ट एक्टिव एंजाइम जो होता है हम कहते हैं वो वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज द मोस्ट एक्टिव एंजाइम यहां पर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो है वो एक बार सेल जब अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है तो उसको अपने डीएनए कंटेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइड करना जरूरी हो जाता है। तो यही कारण है कि एस फेज में एक बार सेल आने के बाद वापस नहीं लौट सकती है, क्योंकि एक बार जहां क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो गया तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है। फिर G2 फेज को हम जनरेशन 2 फेज कहते हैं कि या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, और इसमें इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होती है, एटीपी का स्टोर होता है, और डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है हमको देखने मिलता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर्स जो है उसके बनने की शुरुआत जो है वो G2 फेज में होती है, ठीक है। और जो है वो जो भी सेल के अंदर निर्माण बच गया सब G2 फेज में होता है। एक इंपॉर्टेंट बात एनिमल सेल्स में देखा जाता है, ये छोटा सा पॉइंट है पर बड़ा महत्वपूर्ण है। एनिमल सेल्स में देखा जाता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं एस फेज में। जब डीएनए डबल हो रहा होता है तो सेंट्रियोल भी अपने आप को साइटो को, डीएनए जो है वो डबल कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए देखो, दो यूकैरियोटिक सेल है ना, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है, तो डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बाहर साइटोप्लाज्म में एक परिवर्तन और हो रहा है। वो परिवर्तन हो रहा है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो है अपनी कॉपी तैयार कर रहा है, सेंट्रोसोम अपनी कॉपी तैयार कर रहा है। तो याद रखना, अब एग्जामिनर इतना तेज है कि वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछता है? Which of the following cell component is not having DNA but it replicate itself? ऐसा कौन सा सेल का घटक है जो जिसमें डीएनए नहीं होता है पर वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो स्वतः नहीं बनता है। याद रखना, सेंट्रोसोम कभी भी डी नोवो या अपने आप नहीं बनते, वे पहले से प्रेजेंट सेंट्रोसोम से ही बनते हैं। तो सेंट्रोसोम आर द ओनली कंपोनेंट दैट डज नॉट हैव डीएनए, जिनके पास डीएनए नहीं होता है पर वो अपना रेप्लिकेशन करते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। वो एस फेज में ऐसा होता है। तो G2 फेज के बाद हम आते हैं फिर M फेज में। याद रखिए, अब ये तो हम समझ गए कि इंटरफेज में जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। वेरी वेरी आईएमपी, इंटरफेज के अंदर जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। और पहली अवस्था है G1 फेज, ठीक है, मिटा दिया हमने इसको, ठीक है। और जब डिवाइड नहीं करेगी सेल तो G0 फेज बोलेंगे। दूसरी है S फेज और तीसरी है G2 फेज, ठीक है ना। अब आते हैं हम M फेज पे। तो M फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। तो हमने इसको बोला माइटोटिक फेज का। अब माइटोटिक फेज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि इसमें 2 सबसे बड़े इवेंट होते हैं। एक होता है इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक होता है नाभिक का विभाजन, दूसरा होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। न्यूक्लियस के विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के विभाजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस का मतलब है कि पेरेंटल सेल में यदि 2n क्रोमोसोम है तो बनने वाली डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम होगा। मतलब माइटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो माइटोसिस एक ऐसा विभाजन है जिसमें जब जो सेल्स रिजल्टेंट सेल बनेंगे उनमें उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने उनकी पेरेंटल सेल में थी। तो डॉटर सेल और पेरेंटल सेल में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। यदि हैप्लॉइड पेरेंटल सेल थी तो डॉटर सेल हैप्लॉइड ही बनेगी, डिप्लॉइड पेरेंटल सेल थी तो डिप्लॉइड ही बनेगा। इसका मतलब माइटोसिस कैन हैपेंस इन हैप्लॉइड सेल्स एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल, दोनों में हो सकता है। फिर आते हैं मियोसिस पर। मियोसिस एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें डिप्लॉइड सेल जब डिप्लॉइड पेरेंटल सेल होगी तो बनने वाली डॉटर सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, क्रोमोसोम का नंबर आधा जाता है। इसीलिए मियोसिस को हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसलिए मियोसिस को हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसलिए मियोसिस को हम जो है वो रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। 2n से नंबर इसका n हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। याद रखना बेटा, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का विभाजन जो होता है वो होता है सेल फरो मेथड से, वो होता है सेल फरो मेथड से होता है। प्लांट सेल में जो होता है वो होता है सेल प्लेट मेथड से होता है। तो जब हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे तब समझेंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि सेल फरो मेथड से होता है एनिमल सेल में और सेल प्लेट मेथड से होता है जो है वो प्लांट सेल में होता है। और जब सेल प्लेट मेथड से होता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब सेल प्लेट मेथड से होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में, तब सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल पैकेट्स तैयार करता है जो सेल प्लेट को बनाने में के लिए कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। वे सारे के सारे सेल पैकेट गोल्जी बॉडी से बन के आते हैं और उनको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, उनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये बात किया मैंने माइटोटिक फेज का। तो अब जो है हमने देखा कि सेल साइकिल को देखने के बाद हम देखते हैं कि सेल साइकिल को समझने के बाद हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी समझते हैं G1 फेज समझ गए हम, S फेज समझ गए हम, G2 फेज समझ गए हम, अब हम आगे M फेज पे। तो हमारे पास पढ़ने को अब चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माइटोसिस, मियोसिस, सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करता हूं माइटोसिस। ठीक है, उम्मीद है सेल साइकिल आपको समझ में आया होगा। और याद रखिए सेल साइकिल पर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी के वो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा आप इमेजेस को, वो काम आती है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हमने कि सेल साइकिल में बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।